नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के दर्शन में सर्वोदय विचार को देखने जा रहे हैं। अ, सर्वोदय विचार को जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि सबका उदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। सर्वोदय का यह शाब्दिक अर्थ होता है। उदय कैसा हो, उदय का हम लोग क्या अर्थ लें, तो यहाँ पे जो मौलिक सिद्धांत है उदय का, सर्वोदय का, वो ये है कि आपकी आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों हो। केवल भौतिक या शारीरिक विकास पे ही आपका ध्यान केंद्रित न हो। उदय का अर्थ होता है कि भौतिक और शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी आपके अंदर हो। उदय का यह अर्थ है। लेकिन इसे हम लोग कुछ दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करें। एक तो बात है कि सबका उदय हो, फिर उदय हो तो शारीरिक भौतिक विकास भी हो आपका और साथ में आपका आध्यात्मिक विकास हो। तो आध्यात्मिक विकास को जानने के लिए आपको महात्मा गांधी के दर्शन में जो उनके सत्य का विचार, उनका जो सत्याग्रह का विचार, जो प्रेम का कॉन्सेप्ट है, वो ये जितने भी सिद्धार्थ धर्म का सिद्धांत है, वो सारा चीज इसके दायरे में ये आपको बताएगा। ईश्वर का सिद्धांत ये आपको आध्यात्मिक विकास में, वो पहले की जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। तो एक पक्ष वो होता है जो आध्यात्मिक विकास की बात करें सर्वोदय में, और एक पक्ष होता है जिसपे आप कहें तो ज्यादा जोर हो, सर्वोदय विचार में जोर होता है कि विकास का अर्थ तो आध्यात्मिक होना भी चाहिए, है ही, लेकिन साथ में भौतिक विकास, शारीरिक विकास का अर्थ यह यहाँ पे इस संदर्भ से लेना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को उसका जो जीवन जीने के लिए जो उसका मूल, जैसे जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, वो उसे मिले। समानता की बातें हों, जस्टिस की बातें हों, अंतिम व्यक्ति तक ये सारी सुविधाएं पहुंचे। अधिकार, कर्तव्य, समानता, न्याय, ये सारे जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारिक रूप से उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो इस सेंस में सर्वोदय का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इस विचार को ज्यादा समझा गया है। सर्वोदय का अर्थ यह कदापि नहीं लगा लेना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सबके आध्यात्मिक विकास की ओर इशारा किया है कि केवल आध्यात्मिक विकास हो, यानी कि एक तरह से जो भारतीय परंपरा में हम लोग पढ़ते हैं मोक्ष विचार, उसकी तरफ थोड़ा इशारा करता है। तो ऐसा है, लेकिन साथ में जो मुख्य फोकस है सर्वोदय विचार पे वो है भौतिक विकास। आध्यात्मिक विकास तो होना चाहिए, मानसिक रूप से आप आध्यात्मिकता की ओर जाएं, यह तो इनके दर्शन की मूल भावना है। तो इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए कि आप ईश्वर को जाने, सत्य को जाने, सद्गुण को जाने, आप उस अनुसार व्यवहार करें। लेकिन साथ में जो राज्य के तरफ से जो सुविधाएं, जो अधिकार, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं राजनीति के, जो एक राज्य अपने नागरिकों को देती है, उसकी अपेक्षा की गई है ज्यादा इस सिद्धांत में कि आप देखेंगे, आगे चर्चा भी होगी कि वो सारे अधिकार, सारी चीजें उस अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति का सेंस यह है सबका उदय होना चाहिए सर्वोदय के विचार में। तो सबका उदय यानी कि ऊपर से नीचे तक का विकास होना चाहिए। अब एक बात यह भी होनी चाहिए, समझनी चाहिए, महात्मा गांधी ने इस पे स्पष्ट रूप से प्रकाश भी डाला है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, एक अभिजात्य वर्ग है
जो जो कुछ पूंजी कुछ ही लोग हैं, अभिजात्य वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसके पास पूंजी पूरा भरा पड़ा है। अधिकांश पूंजी उन्हीं 5% लोगों के पास है, 90% पूंजी 5% लोगों के पास है। तो क्या ये सर्वोदय की अवधारणा जिसमें यह कहा जा रहा है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, क्या ये संभव है? तो हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में पूंजीवाद और जो श्रमवाद है उसके बीच में कैसे उस गहरी खाई को पाटा जाए, क्या है आपस में ये सिद्धांत अपने में है क्या, पूंजीवाद और समाजवाद, इसको हम लोग देखेंगे और सर्वोदय विचार के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बताने का मुख्य तौर पे अभी चूंकि पहला क्लास है सर्वोदय पे, तो हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं केवल कि सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ तो सबका उदय होता ही है, साथ में कैसा विकास होना चाहिए। तो आध्यात्मिक और भौतिक विकास, भौतिक विकास मीन्स क्या समझे हम, तो स्पष्ट है जैसा कि मैंने कहा कि राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं के बारे में, उस विकास के बारे में कुछ बातें होंगी और कुछ बातें होंगी आध्यात्मिक विकास के बारे में, जहाँ एथिक्स की बातें होंगी। तो ये दोनों बातों पे फोकस रहता है सर्वोदय का विचार। आप देखेंगे आगे जिसमें पूंजीवाद और जैसा कि मैंने कहा पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में जो गहरी खाई है उसको पाटने की बात की जाती है। ग्राम पंचायत किस स्तर का हो, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि गांव को अगर आप विकसित करेंगे तो भी वो जो सर्वोदय की अवधारणा है जिसमें अंतिम व्यक्ति का भी अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो, वो इसी से संभव हो पाएगा। तो तमाम तरह की बातें इसमें होंगी। फिर आप इसमें कुछ हम लोग तुलना करेंगे, जैसे कि उपयोगितावादियों का सिद्धांत है जिसमें वो लोग कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मिल और बेंथम जो दार्शनिक थे उपयोगितावादी, उन्होंने ये कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत होना चाहिए। तो वही कुछ लोग महात्मा गांधी पे आरोप लगाते हैं कि ये कुछ उपयोगितावादी जैसी बात करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे सुख की बात है, यहाँ पे नैतिकता की बात है। यहाँ पे इथिक्स को महत्व देते हुए, यानी कि आपसे सबसे यह अपेक्षा रखते हुए, इथिकल होने की अपेक्षा रखते हुए सुख और इथिक्स में अंतर है। यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे परार्थ की भी भावना होती है महात्मा गांधी के दर्शन में, चूंकि ये दर्शन प्रेम पे आधारित दर्शन है, तो ये केवल स्वार्थ जनित सुख की बात ये नहीं करेगा, यह परार्थ सुख की बात करेगा। ये इनके दर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो उपयोगितावाद के बारे में जो बातें होती हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो यहाँ पे हम लोग उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर सर्वोदय में चर्चा होगी कि इस सर्वोदय को हम लोग किस रास्ते से पाएं, आखिर सर्वोदय का जो विचार है उसको पाएं कैसे, व्यवहार में लाया कैसे जाए, और एक ऐसी स्थिति कैसे आए जिसमें सबका विकास संभव हो। तो जैसा कि हम लोग पहले सत्याग्रह का विचार पढ़े हैं, तो सत्याग्रह का विचार पढ़े हैं, प्रेम, अहिंसा, सत्य, सद्गुण का विचार है। इन सब विचारों में हम लोग उसे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग उस सर्वोदय विचार को लाएंगे और सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को लागू करने में और व्यवहार में उतारने में सद्गुण का कितना महत्व रहता है, सत्याग्रह का, महात्मा गांधी के जो भी बेसिक आधारभूत सिद्धांत हैं उनका क्या महत्व रहता है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कुल मिला जुला कर सत्याग्रह के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो यही होंगी कि सबका विकास होना चाहिए। लेकिन हमें चूंकि हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो और थोड़ी सी ये बातें राजनीतिक विज्ञान से भी संबंधित है, तो हम लोग उस एंगल से भी देखने का प्रयास करेंगे कि यह मानकर कि कुछ लोग हैं जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं,
उनके लिए यह सिद्धांत, चूंकि वो तो विकसित हैं ही, तो उनके लिए किस विकास की बात होगी? उनके लिए आध्यात्मिक विकास की बातें ज्यादा होंगी, क्योंकि आपके पास भौतिक रूप से आप विकसित हैं। तो वहां पे नैतिकता की, शुद्धता की बात होगी कि आप उनके साथ। लेकिन ऐसे अधिकांश लोग जो जिनके यहाँ खाने को ही समस्या है, पेट की ही समस्या है, तो उनके लिए यह राज्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वो, और हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी, हर गांव के लोग से अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने पड़ोसी का, अपने गांव के लोगों का परार्थ भाव से पहले ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे। फिर सरकार से अपेक्षा होगी कि वो जो बेसिक अवधारणाएं जिसका जिक्र हुआ है, मौलिक अधिकार, समानता, न्याय, इन सब चीजों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य की तरफ ही वो इशारा होगा कि राज्य भी इसमें हस्तक्षेप करे। और हस्तक्षेप यह करे, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि राज्य की भूमिका को सीमित करने की बात की जाएगी, और बहुत हद तक ग्रामीण स्तर पे लोगों को कहा जाएगा कि आप छोटे समूह के स्तर पे अपनी चीजों को देखें, समझें, और हर चीज में वहां के लोग सहयोगी बने। और थोड़ा जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण आप समझें, पूंजी का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए और सत्ता का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो सर्वोदय के सिद्धांत में आप इस विकेंद्रीकरण के भाव पे ज्यादा जोर देंगे, वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण और पूंजी का विकेंद्रीकरण दोनों डिसेंट्रलाइज होगा, ये इस कॉन्सेप्ट की मांग होगी। और जो अभिजात्य वर्ग है उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि साहब आपके पास तो डेवलप होने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपके पास क्या डेवलप होना है? पैसा आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए शुद्धता, आपको चाहिए इथिक्स। तो यह अपेक्षा, दो तरह की अपेक्षा होगी लोगों से। ऐसा नहीं है कि इथिक्स और आध्यात्मिक विकास की बातें अंतिम व्यक्ति गांव के लोगों या गरीब लोगों से ना हो, लेकिन उनसे भी है। लेकिन इनके पास, चूंकि अभिजात्य वर्ग के पास उस चीज की कमी नहीं है, अर्थ की कमी नहीं है, तो वहां पे फोकस रहेगा कि आप शुद्ध हों। आप देखेंगे इसी में, इसी कड़ी में, कि महात्मा गांधी के शिष्य थे विनोबा भावे जी, वो तेलंगाना जैसे राज्य में, जो कि बहुत हिंसा से पूरी तरह से प्रभावित इलाका था, वहां पे उन्होंने एक भूदान का आंदोलन चलाया था। और भूदान कौन किया? जिसके पास भूमि बहुत थी, जो जमींदार लोग थे, उन लोगों ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर, विनोबा भावे जी के इस आंदोलन से प्रभावित होकर, वो लोग अपनी पूंजी, जो जमीन थी, उन लोगों ने दान दिया गरीब लोगों को, जिनके पास वो जमीन नहीं हुआ करता था। तो एक तरह से जो मैं पहले कह रहा था कि अभिजात्य वर्ग से यह अपेक्षा होगी कि वो नैतिक रूप से शुद्ध हों, तो नैतिक रूप से शुद्ध होने का उन्होंने प्रमाण भी दिया। बाद में भूदान आंदोलन जब चला, तो जो जमींदार वर्ग के लोग थे, स्वेच्छा से, ध्यान देने की बात है कि एक होता है जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया सरकार के द्वारा, जहां पे आप बाध्य होके आपने दिया अपनी संपत्ति, लेकिन एक हुआ भूदान आंदोलन, जिसमें जिसके पास अधिक संपत्ति थी वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को गरीबों में दान देता है। यही महात्मा गांधी का मूल सिद्धांत था सर्वोदय का। तो अगले क्लास में हम लोग आगे और विचार करेंगे। धन्यवाद।